ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी या G6PD एक हेरेडिटरी स्थिति है। यह रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करती है। G6PD एक एंजाइम है जो रेड ब्लड सेल्स को ठीक से काम करने में मदद करता है। G6PD की कमी वाले लोगों में यह एंजाइम पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। यह उनके रेड ब्लड सेल्स को नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। कुछ खास कारणों से ये रेड ब्लड सेल्स टूट सकते हैं। इस टूटन को हीमोलिसिस कहा जाता है। G6PD की कमी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होती है। यह मां से उसके बच्चों में जाती है। यह स्थिति अफ्रीकी, एशियाई, भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्वी मूल के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है। G6PD की कमी एक हेरेडिटरी स्थिति है। यह G6PD जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। यह जीन G6PD एंजाइम बनाने के निर्देश देता है। इस जीन में म्यूटेशंस की गंभीरता अलग-अलग हो सकती है। इससे G6PD की कमी वाले व्यक्तियों में लक्षणों की गंभीरता का एक विस्तृत दायरा होता है। G6PD की कमी वाले लोगों में हीमोलिसिस के कॉमन ट्रिगर्स में कुछ दवाएं शामिल हैं, जैसे कि एंटी मलेरियल ड्रग्स, सल्फामेथॉक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम जैसे एंटीबायोटिक्स और एस्पिरिन। बैक्टीरिया और वायरल दोनों तरह के अति संवेदनशील व्यक्तियों में हेमोलिसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। फवा बीन्स के सेवन से G6PD की कमी वाले कुछ लोगों में गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है। इस प्रतिक्रिया को फेविज्म के रूप में जाना जाता है। G6PD की कमी के सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस। G6PD की कमी वाले बहुत से लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते। उन्हें पता भी नहीं चल पाता है कि उन्हें यह बीमारी है। सिम्टम्स आमतौर पर केवल एक हीमोलिटिक एपिसोड के दौरान ही दिखाई देते हैं। हीमोलिटिक एपिसोड के सिम्टम्स में थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ना, सांस की तकलीफ, तेज दिल की धड़कन, पीलिया जो त्वचा और आंखों का पीला पड़ना है, और डार्क यूरिन शामिल हो सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना महत्वपूर्ण है। G6PD की कमी का डायग्नोसिस आमतौर पर ब्लड टेस्ट द्वारा किया जाता है। यह टेस्ट रेड ब्लड सेल्स में G6PD एंजाइम के लेवल को मापता है। G6PD की कमी का ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। G6PD की कमी का कोई इलाज नहीं है। उपचार का मुख्य लक्ष्य मैनेजिंग सिम्टम्स करना और जटिलताओं को रोकना है। G6PD की कमी के मैनेजमेंट में शामिल हैं ट्रिगर्स से बचना। इसमें उन दवाओं, खाद्य पदार्थों और इन्फेक्शंस से बचना शामिल है जो हेमोलिसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। इन्फेक्शंस का तुरंत इलाज। इन्फेक्शंस का इलाज जल्द से जल्द उचित एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाना चाहिए। और ब्लड डोनेशन। गंभीर मामलों में क्षतिग्रस्त रेड ब्लड सेल्स को बदलने के लिए ब्लड डोनेशन आवश्यक हो सकता है। पायरुवेट काइनेज की कमी एक रेयर एनीमिया। पायरुवेट काइनेज की कमी एक और रेयर जेनेटिक बीमारी है। G6PD की कमी की तरह यह भी रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करती है। पायरुवेट काइनेज एक एंजाइम है जो रेड ब्लड सेल एनर्जी प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस एंजाइम की कमी से रेड ब्लड सेल्स को ऊर्जा की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होती है। यह उन्हें नाजुक बनाता है और ब्लड फ्लो में समय से पहले नष्ट होने का खतरा होता है। पायरुवेट काइनेज की कमी G6PD की कमी से कम होती है। दुनिया भर में 20,000 लोगों में से लगभग एक को यह बीमारी होने का अनुमान है। यह स्थिति एक ऑटोसोमल रिसेसिव तरीके से विरासत में मिली है। पायरुवेट काइनेज की कमी के कारण सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस। पायरुवेट काइनेज की कमी PKLR जीन में म्यूटेशंस के कारण होती है। यह जीन पायरुवेट काइनेज एंजाइम बनाने के निर्देश प्रदान करता है। ये म्यूटेशंस रेड ब्लड सेल्स में कार्यात्मक पायरुवेट काइनेज की कमी का कारण बनते हैं। पायरुवेट काइनेज की कमी के सिम्टम्स हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। इस स्थिति वाले कुछ लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, जबकि अन्य को थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ना, सांस की तकलीफ का बढ़ना जैसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं। पायरुवेट काइनेज की कमी का डायग्नोसिस आमतौर पर चिकित्सा इतिहास और शारीरिक परीक्षा ब्लड टेस्ट के अरेंजमेंट के माध्यम से किया जाता है। ये परीक्षण एनीमिया, रेड ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी और पायरुवेट काइनेज एंजाइम गतिविधि के स्तर की जांच कर सकते हैं। और जेनेटिक टेस्टिंग जो डायग्नोसिस की पुष्टि कर सकता है और इसमें शामिल विशिष्ट जीन म्यूटेशंस की पहचान कर सकता है। इसकी ही
पायरुवेट काइनेज की कमी का ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। पायरुवेट काइनेज की कमी का इलाज स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। हल्के मामलों वाले कुछ व्यक्तियों को उपचार की आवश्यकता नहीं हो सकती है, हालांकि नियमित निगरानी आवश्यक है। मध्यम से गंभीर मामलों के लिए उपचार के विकल्पों में शामिल हैं ब्लड डोनेशन। पर्याप्त रेड ब्लड सेल के स्तर को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से ब्लड डोनेशन आवश्यक हो सकता है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट। फोलिक एसिड रेड ब्लड सेल के उत्पादन के लिए आवश्यक है, इसलिए पूरक आहार निर्धारित किया जा सकता है। और स्प्लीन को हटाना। कुछ मामलों में स्प्लीन को हटाने की सर्जरी या स्प्लेनेक्टमी पर विचार किया जा सकता है। स्प्लीन क्षतिग्रस्त रेड ब्लड सेल्स को सर्कुलेशन से हटाने में भूमिका निभाती है। स्प्लीन को हटाने से रेड ब्लड सेल के डिस्ट्रक्शन की दर को कम करने में मदद मिल सकती है। अंत में G6PD की कमी और पायरुवेट काइनेज की कमी दो रेयर विरासत में मिली एनीमिया है। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया PNH को समझने के लिए हमें पहले बैटलफील्ड को समझना होगा। यह बैटलफील्ड हमारे शरीर के अंदर है, जहां हर दिन लाखों सेल्स एक जटिल नृत्य में भाग लेते हैं। हमारा रक्त जीवन की एक जटिल नदी विभिन्न सेल्स से भरा हुआ है। प्रत्येक की एक विशिष्ट भूमिका होती है। यह एक इंट्रिकेट सिस्टम है, जहां हर सेल का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। रेड ब्लड सेल्स हमारी कहानी के सितारे फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये सेल्स हमारे शरीर के हर हिस्से में जीवनदायिनी ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। PNH इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे ब्लड के इस संतुलन को पूरी तरह से बदल देती है। इस बीमारी में एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण रेड ब्लड सेल्स वल्नरेबल हो जाते हैं। उस सिस्टम द्वारा ही नष्ट होने के लिए चिह्नित कर दिए जाते हैं जो उनकी रक्षा करता है। यह म्यूटेशन रेड ब्लड सेल्स को कमजोर बना देता है। यह विनाश रैंडम नहीं है, यह टारगेटेड और रिलेंटलेस है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो रेड ब्लड सेल्स को लगातार निशाना बनाती है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की रक्षा सेना थ्रेट्स की पहचान करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए एंटीबॉडीज नामक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स पर निर्भर करती है। यह सिस्टम हमारे शरीर को बाहरी खतरों से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। PNH में शरीर ऐसे एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है जो रेड ब्लड सेल्स को फॉरेन इन्वेडर्स समझ लेते हैं। यह एक गंभीर गलती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक साबित होती है। ये एंटीबॉडीज हीट सीकिंग मिसाइल्स की तरह रेड ब्लड सेल्स की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे उनका विनाश हो जाता है। यह एक सटीक और घातक हमला है। विनाश की यह प्रक्रिया, जिसे हीमोलिसिस कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन ले जाने वाले एटम्स हीमोग्लोबिन को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है। यह हीमोलिसिस रेड ब्लड सेल्स को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। यह फ्री हीमोग्लोबिन तब किडनीज फिल्टर आउट कर दिया जाता है, जिससे गहरे रंग का अक्सर ब्लड टिंज्ड यूरिन आता है, जो PNH पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया का एक पहचान लक्षण है। यह यूरिन का रंग बदलना एक महत्वपूर्ण संकेत है जो इस बीमारी की पहचान में मदद करता है। सभी एंटीबॉडीज एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं। हर एंटीबॉडी की अपनी एक विशेषता होती है जो उसे अलग बनाती है और उसके कार्य को डिफाइंड करती है। वार्म एंटीबॉडीज और कोल्ड एंटीबॉडीज, ये दोनों प्रकार के एंटीबॉडीज अपने अपने तरीके से काम करते हैं। ये एंटीबॉडीज अपने तापमान प्रेफरेंस में भिन्न होते हैं। ये तय करते हैं कि उन्हें कब और कहां हमला करना है। वार्म एंटीबॉडीज शरीर के सामान्य तापमान पर एक्टिव होते हैं, जबकि कोल्ड एंटीबॉडीज ठंडे तापमान में एक्टिव हो जाते हैं। वार्म एंटीबॉडीज, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, शरीर के तापमान पर सबसे अधिक एक्टिव होते हैं। ये एंटीबॉडीज शरीर के अंदर एक स्थिर तापमान पर काम करते हैं और अपने टारगेट्स को पहचानते हैं। वे ब्लड फ्लो की गर्मी में दुबके रहते हैं, लगातार अपने टारगेट्स PNH म्यूटेशन वाले रेड ब्लड सेल्स की तलाश में। कि आज सुबह एंटीबॉडीज अपने लक्ष्य को पहचानने के बाद उन पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये एंटीबॉडीज सटल असैसिन्स हैं। वे बिना किसी शोर शराबे के अपने काम को अंजाम देते हैं, जिससे शरीर को पता भी नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है। इनके हमले अक्सर साइलेंट होते हैं, जिससे रेड ब्लड सेल्स का स्लो लेकिन स्टेडी विनाश होता है। यह विनाश धीरे धीरे होता है, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह क्रॉनिक हेमोलिसिस, थकान, सांस की तकलीफ और त्वचा का पीला पड़ना जैसे लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकता है,
जिन्हें आसानी से अन्य कंडीशंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह स्थिति मरीज के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। वार्म एंटीबॉडी मीडिएटेड पीएनएच का डायग्नोसिस अक्सर स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्ट्स पर निर्भर करता है, जो इन एंटीबॉडीज की उपस्थिति और रेड ब्लड सेल्स पर उनके कहर का पता लगाते हैं। ये टेस्ट्स बहुत ही संवेदनशील होते हैं और सही डायग्नोसिस में मदद करते हैं। उपचार स्ट्रेटजीज को प्रभावी ढंग से उनकी डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को बेअसर करने के लिए तैयार करने के लिए इन एंटीबॉडीज की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। सही उपचार योजना बनाना और उसे लागू करना मरीज के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि मरीज को सही समय पर सही उपचार मिले और उसकी स्थिति में सुधार हो। कोल्ड एंटीबॉडीज अपने वार्म काउंटरपार्ट्स के विपरीत ठंड पसंद करते हैं। ये एंटीबॉडीज ठंडे तापमान में एक्टिव हो जाते हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभाव दिखाते हैं। वे शरीर के तापमान से कम तापमान पर सबसे अधिक एक्टिव होते हैं। अक्सर एक्सट्रेमिटीज में हमला करते हैं, जहां ब्लड फ्लो धीमा होता है और तापमान ठंडा होता है। यह विशेष रूप से हाथों और पैरों में देखा जाता है, जहां ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है और तापमान गिर जाता है। कल्पना कीजिए कि अचानक बर्फीले पानी में डुबकी लग गई है। यह अनुभव न केवल आपके शरीर को झटका देता है, बल्कि आपके ब्लड में कोल्ड एंटीबॉडीज को भी एक्टिव कर देता है। आपकी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं और आपके होंठ नीले पड़ जाते हैं। यह सब कोल्ड एंटीबॉडीज की वजह से होता है, जो ठंडे तापमान में अधिक एक्टिव हो जाते हैं। यह कोल्ड एंटीबॉडीज का क्षेत्र है। ये एंटीबॉडीज ठंडे तापमान में पनपते हैं और शरीर के उन हिस्सों में अधिक सक्रिय हो जाते हैं जहां तापमान कम होता है। वे इन ठंडे तापमान में सर्वाइविंग हैं। पारा गिरते ही उनकी गतिविधि बढ़ जाती है। जैसे ही तापमान गिरता है, ये एंटीबॉडीज अधिक एक्टिव हो जाते हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभाव दिखाते हैं। पीएनएच में कोल्ड एंटीबॉडीज कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज नामक एक घटना को ट्रिगर कर सकते हैं। यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें कोल्ड एंटीबॉडीज ब्लड सेल्स को एक साथ चिपका देती हैं, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट आ सकती है। यह कंडीशन ठंडे तापमान के संपर्क में आने से शुरू होने वाले हेमोलिसिस के एपिसोड्स की विशेषता है। हेमोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें रेड ब्लड सेल्स टूट जाती हैं, जिससे कई गंभीर सिम्टम उत्पन्न हो सकते हैं। सिम्टम ड्रामेटिक हो सकते हैं। अचानक डार्क कलर्ड यूरिन आना, पीठ में दर्द, ठंड लगना और यहां तक कि गुर्दे की विफलता। ये सिम्टम अक्सर ठंडे तापमान के संपर्क में आने के बाद तेजी से प्रकट होते हैं। कोल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड पीएनएच के डायग्नोसिस में क्लिनिकल सस्पेशन, रक्त परीक्षण और कभी-कभी डोनथ लैंडस्टाइनर टेस्ट नामक एक परीक्षण शामिल होता है, जो विशेष रूप से इन कोल्ड लविंग एंटीबॉडीज की उपस्थिति की तलाश करता है। यह परीक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कोल्ड एंटीबॉडीज की उपस्थिति की पुष्टि करता है और डायग्नोसिस में मदद करता है। पीएनएच के इस रूप को मैनेज करने और जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए उनकी अनूठी विशेषताओं को समझना महत्वपूर्ण है। उचित डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट योजना के साथ इन जटिलताओं को प्रबंधित किया जा सकता है और रोगी की जीवन गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ये एक कॉमन मेडिकल प्रोसीजर है। ये सर्जरी, इंजरी या बीमारी में खून की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जान बचा सकते हैं। ये पेशेंट्स को सीरियस मेडिकल कंडीशन से रिकवर होने में हेल्प करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में एक हेल्थी पर्सन, जिसको डोनर कहते हैं, उनसे ब्लड लिया जाता है। फिर ये ब्लड अस पर्सन को दिया जाता है जिसको उसकी जरूरत होती है, जिसको रेसिपिएंट कहते हैं। ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर के ब्लड को केयरफुली टेस्ट किया जाता है। ऐसे इंश्योर करते हैं कि ये रेसिपिएंट के ब्लड टाइप के साथ कंपैटिबल है। ब्लड को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन मार्कर्स ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इन मार्कर्स को एंटीजेंस कहते हैं। में ब्लड ग्रुप्स हैं ए बी और ओ। हर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर मार्कर कॉल्ड द आरएच फैक्टर। ब्लड कंपैटिबिलिटी का मतलब है डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड बिना किसी एडवर्स रिएक्शन के मिक्स हो सके। अगर इनकम्पैटिबल ब्लड टाइप्स मिक्स हो जाते हैं तो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम डोनर के ब्लड सेल्स को फौरन समझेगा और अटैक करेगा। इससे सीरियस, इवन फेटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन टैब होते हैं जब एक रेसिपिएंट को ऐसा ब्लड मिलता है जो उसके ब्लड टाइप के साथ कंपैटिबल नहीं है। यह ह्यूमन एरर के कारण हो सकता है, जैसे ब्लड सैंपल्स को मिसलेबलिंग करना या पेशेंट्स को मिसआइडेंटिफाई करना। जब इनकम्पैटिबल ब्लड मिक्स होता है
तो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम डोनर के रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करता है। इस अटैक से हार्मफुल इवेंट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये इवेंट्स सिवियर कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकते हैं, इंक्लूडिंग किडनी फेलियर, शॉक और इवन डेथ। इनकम्पैटिबल ट्रांसफ्यूजन्स से अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, माइल्ड से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग तक। कुछ कॉमन सिम्टम्स में फीवर, चिल्स, बैक पेन, नोसिया और वॉमिटिंग शामिल हैं। सिवियर केसेस में पेशेंट्स को डिफिकल्टी ब्रीदिंग, चेस्ट पेन और तेज हार्ट बीट का अनुभव हो सकता है। अगर आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को ट्रांसफ्यूजन के बाद ये सिम्टम्स नजर आते हैं, तो ट्यूरेंट मेडिकल अटेंशन लेना बहुत जरूरी है। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न या HDN एक कंडीशन है जो न्यूबॉर्न्स को अफेक्ट करता है। यह तब होता है जब मदर के ब्लड टाइप और बेबी के ब्लड टाइप के बीच इनकम्पैटिबिलिटी होती है। इस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से मदर का इम्यून सिस्टम बेबी के रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करने लगता है। HDN ज्यादातर रच इनकम्पैटिबिलिटी के कारण होता है। यह तब होता है जब एक रेच नेगेटिव मदर एक रेच पॉजिटिव बेबी को प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का कुछ ब्लड मदर के ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है। इससे मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं जो बेबी के रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करते हैं। HDN का प्राइमरी कॉज एक मदर और उसके बेबी के बीच ब्लड टाइप इनकम्पैटिबिलिटी है। इस इनकम्पैटिबिलिटी से बेबी के रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इस डिस्ट्रक्शन से तरह तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बेबीज विद HDN में जॉन्डिस हो सकता है, जिसमें स्किन और आईज येलो पैड जाते हैं। अनीमिया और सिवियर केसेस में ब्रेन डैमेज या डेथ भी हो सकती है। HDN की सिवेरिटी डिपेंड करती है डिग्री ऑफ ब्लड टाइप इनकम्पैटिबिलिटी और कितने एंटीबॉडीज मदर से बेबी में ट्रांसफर हुए हैं उस पर। फॉर्चुनेटली HDN को प्रिवेंट और ट्रीट किया जा सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन का रूटीनली ब्लड टाइप और RH फैक्टर के लिए स्क्रीनिंग किया जाता है। अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी डिटेक्ट होती है तो मदर को RH इम्यूनोग्लोबुलिन नाम की मेडिकेशन के इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं। ये मेडिकेशन मदर की बॉडी को हार्मफुल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने से रोकता है। बेबीज विद HDN का ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी से किया जा सकता है, जिसको लाइट थेरेपी भी कहते हैं, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने और अफेक्टेड न्यूबॉर्न्स के लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी हैं।